Ladies and gentlemen, good day and welcome to SRG Housing Finance Limited Q4 and Financial Year 2021 Earnings Conference Call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Sunaina Nagar, Chief Investor Relations Officer, SRG Housing Finance. Thank you, and over to you, Ms. Nagar. Thank you. Good afternoon and welcome everyone. We are here to discuss SRG Housing Finance Q4 and Financial Year 21 results. With me, we have our leadership team represented by Mr. Vinod Kumar Jain, Managing Director, and Mr. Ashok Mody, Chief Financial Officer. We will begin this call with an overview and performance update by Managing Director, followed by an interactive Q&A session. Please note that this call may contain forward-looking statements which exemplify our judgment and future expectations concerning the development of our business. These forward-looking statements involve risks and uncertainties that may cause actual development and results to differ materially from our expectations. Housing Finance undertakes no obligation to publicly revise any forward-looking statements to reflect future events or circumstances. A detailed disclaimer is on slide 2 of the investor presentation available on our website. With that, I will now hand over the call to Mr. Vinod Kumar Jain. Over to you, sir. जय जिनेंद्र, मैं आप सभी का क्वार्टर 4 में फाइनेंशियल 21 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। फाइनेंशियल 21 कोविड के कारण काफी चैलेंजिंग रहा है। मुझे खुशी है कि कंपनी ने जिस तरह कोविड फेज में भी पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं, ये हमारी बिजनेस मॉडल की मजबूती को दिखाता है। हमारी ग्रोस लोन बुक 19% की ग्रोथ के साथ फाइनेंशियल 21 में 325 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष 274 करोड़ थी। फाइनेंशियल 21 के पहले 6 महीने में कोविड और लॉकडाउन की वजह से डिसबर्समेंट कम था, लेकिन बाद के 6 महीने में काफी अच्छा डिसबर्समेंट देखने को मिला है। डिसबर्समेंट पिछले वर्ष से 85% ज्यादा रहा है। फाइनेंशियल 21 में डिसबर्समेंट 90 करोड़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष में 48 करोड़ था, और क्वार्टर 4 में डिसबर्समेंट 162% की ग्रोथ के साथ 37 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 4 में 14 करोड़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6% की ग्रोथ के साथ 24 करोड़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष में 22 करोड़ था। क्वार्टर 4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 51% की ग्रोथ के साथ 5 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 4 में 3 करोड़ था। पेट 5% की ग्रोथ के साथ 19 करोड़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष में 18 करोड़ था। क्वार्टर 4 में पेट 43% की ग्रोथ के साथ 5 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 4 में 3 करोड़ था। टोटल इनकम 5% की ग्रोथ के साथ 77 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष 73 करोड़ थी। नेट इंटरेस्ट इनकम 36 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष में 34 करोड़ थी। इसी के साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रोस लोन बुक का 12.06 रहा है, जो कि पिछले वर्ष 12.6% था। नेटवर्थ 93.61 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष 74 करोड़ थी। EPS 14.48 रुपीज रहा है, जो कि पिछले वर्ष में 13.82 रुपए था। CRAR रेशियो 38.06% रहा है, जो कि पिछले वर्ष में 14.04% था। फाइनेंशियल ईयर 21 में हाउसिंग लोन 68% और लेब 32% रहा है, और सैलरीड लोन 19% और सेल्फ एम्प्लॉयड लोन 81% रहा है। हमारी 100% लोन बुक
सिक्योर्ड प्रॉपर्टी के साथ में है। लोन बुक का एवरेज टिकट साइज 6 लाख और एवरेज LTV 42% है। ग्रॉस NPA 2.34% रहा है, जो कि पिछले वर्ष 2.21% था, और नेट NPA 0.42% रहा है, जो कि पिछले वर्ष में 0.51% था। हमने NHB रेगुलेशन की तुलना में 3 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन किया है, जिससे हमारा प्रोविजनल कवरेज रेशियो 102% हो गया है। हमारी एवरेज बोरोइंग कॉस्ट कम होकर Q4 में 10.66% रही है, जो कि पिछले Q4 में 11.42% थी। कंपनी ने 12% का हेल्दी स्प्रेड मेंटेन किया है। फाइनेंशियल ईयर 21 में हमने टोटल 115 करोड़ का फंड रेज किया है। फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान टोटल बोरोइंग 286 करोड़ रही है, जिसमें से 36% बैंक, 23% NCD, 27% FI और 14% NHB से हमारी बोरिंग रही है। कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रांग बनी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान कंपनी में लिक्विड फंड 79 करोड़ रहे हैं, जिसमें से 40 करोड़ अनड्रॉन सैंक्शन है। हमारी ALM पोजीशन भी कंफर्टेबल रही है। जनवरी मार्च के टाइम पर इकोनॉमी में पॉजिटिविटी देखने को मिली थी, लेकिन अप्रैल में कोविड की सेकंड वेव ने हिट किया, जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। कोविड की फर्स्ट वेव से जो भी सोशल इकोनॉमिक नुकसान हुआ है, उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला है, और उसने हमने अपने भी बिजनेस में काफी चेंज किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन में तेजी से हो रहा है, उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट इकोनॉमिक में देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने भी वैक्सीनेशन करवा लिया होगा। इसी के साथ अब आप मुझसे जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो आप एक एक करके पूछने का कष्ट करें। Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Participants, you may press star and 1 to ask a question. Ladies and gentlemen, anyone who wishes to ask a question may press star and 1. The first question is from the line of Agastya Dave from CAO Capital. Please go ahead. Vinod ji, namaste. Thank you very much. Aapka result is again great. Commentary is also very good. And thank you very much for your hard work. I hope कि टीम में सब लोग सुरक्षित हैं. सर, आपने सेकेंड वेव का मेंशन किया सर. सो अभी सिचुएशन आपको कैसी दिख रही है डिमांड साइड पे? और आपने ये भी कहा कि आपने काफी कुछ सीखा है, तो कुछ इस बार ग्रोथ में हिट ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, आपको क्या लग रहा है सर उसमें? दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि इस बार रूरल इंडिया में काफी लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, और आपके जो क्लाइंट्स हैं सर, उनकी आपको कैसी सिचुएशन लग रही है? आई होप कि कैजुअलिटीज कम से कम हो, लेकिन आपने अभी सर क्या देखा है सर मार्केट में, आपको क्या दिखता है? सर एक्चुअल में अपन जो अभी करंट पोजीशन है, ठीक है, वो तो अपने को लग रहा है कि लॉकडाउन अभी खुला है, तो इतना जल्दी उसके बारे में कुछ भी कहना वो एक अच्छा नहीं रहेगा। जब तक अपना ये क्वार्टर खत्म नहीं होता है, तब तक अपन बता पाएंगे क्या पोजीशन रहेगी, तीसरी वेव कैसे रहेगी, इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा, कि उसका इम्पैक्ट तो देखने को अपने को मिलेगा। लॉकडाउन अभी खुला है, और वो भी अभी पूरा लॉकडाउन नहीं खुला है, और अभी सब क्लाइंट से हमारी कंटिन्यूएशन में बातचीत भी हो रही है, लॉसेज भी हैं, और बिजनेस भी एकदम अभी गाँवों में तो चालू हो गया है। जैसे लॉकडाउन खुला तो उसमें बिजनेस चालू हो गया, तो इसका इम्पैक्ट जो है अभी अपन इमीडिएट इसमें कुछ नहीं कह पाएंगे, थोड़ा सा अपने को वेट करना पड़ेगा।
अच्छा सर, अच्छा। एंड सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स है सर, वो आप कुछ चेंज करेंगे सर उसमें, जो आपकी लॉन्ग टर्म कमिटी रही है? एनीथिंग हैज चेंज जिसकी वजह से आप अपना व्यू चेंज करेंगे उसमें कि या ओवरऑल डायनेमिक्स अभी भी वैसे ही है, अपॉर्चुनिटी उतनी ही बड़ी है, और एक बार जब सिचुएशन संभल जाएगी कोरोना के को लेकर, तब हमारा एक्सपेंशन उतने ही लेवल तक जा सकता है, या कुछ चेंजेस हैं सर उसमें? नहीं सर, अपना ये है सर कि जो भी एक्सपांशन और जो भी अपन जिस तरीके से अपन टारगेट कर रहे हैं, अगर अपने को समय मिलता है, क्योंकि आप ये देखो लॉकडाउन का पीरियड हमेशा आपको बिजनेस में से माइनस करके ही अपने को काम करना पड़ेगा। और एक फाइनेंस एक ऐसी चीज है, जब भी ये मिलता है तो बड़ा तेजी से भागता है, तेजी से सब चीजें होती है। तो जो हमने टारगेट ले रखे हैं कि भाई हम इस साल में इतना बिजनेस करेंगे, वो 100% अचीव करेंगे। क्योंकि पिछली बार भी हमारा जो था, हमको काम करने के लिए 6 महीने मिले, 6 महीने में हमको चला गया। इन 6 महीने में हमको बिजनेस भी मिला और चीजें भी मिला। जब नॉर्मलाइज सिचुएशन बनती है तो वापस अपने अपने सब काम पे तेजी में आ जाते हैं। हमने 6 महीने में जो डिसबर्समेंट पिछले साल किया, उसकी वजह से हमको लोन बुक भी हमारी ग्रो हुई और सब चीजें अपने को रिजल्ट बेटर दिखने को मिले हैं। अगर अपने पास में अभी भी एक क्वार्टर को छोड़ दें तो अपने को पास में भी 9 महीने हैं। अगर वापस तीसरी वेव नहीं आती है या चीजें नहीं आती है, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन बढ़ा है, उसे लगता नहीं है कि अपना तीसरी वेव का कोई ज्यादा असर अपने को देखने को मिलेगा इंडिया में। अगर ऐसा होता है तो अपन अपने जो टारगेट्स हैं उसको 100% अपन टाइम से अचीव कर पाएंगे। प्लान में जो बिजनेस प्लान है उसमें तो कुछ चेंज करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि इतना लॉकडाउन होने के बाद में, इतना खराब पोजीशन होने के बाद भी अपन जो काम कर रहे थे उसमें अपने 100% सफलता मिली है कि अपन सब चीज़ों को मेंटेन करके चल पाए। अपना बिजनेस प्लान है या बिजनेस स्ट्रेटेजी है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसी स्ट्रेटेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जी सर, एक आखिरी क्वेश्चन है सर ऑन स्प्रेड्स। सो क्या सर लॉन्ग टर्म में हमारे ये स्प्रेड्स 12% मेंटेन हो पाएंगे सर? आपको प्रेशर किस साइड से दिखता है? प्रेशर यील्ड साइड से ज्यादा दिखता है या कॉस्ट ऑफ फंडिंग साइड से ज्यादा दिखता है? और मुझे दोनों तरफ से प्रेशर नहीं दिखता। अच्छा, ओके ओके। दोनों तरफ से नहीं दिखता है। न अपना को फंडिंग में कोई प्रेशर है, क्योंकि पिछले जो अपना रेट थी उससे भी अपने को भी बोरिंग कॉस्ट कम हुई है और मार्केट में बिजनेस भी है। तो भी लगता नहीं कि अपने को 1-2 साल तक कोई इसमें स्प्रेड में कमी आ पाएगी। अपना जो टारगेट है वहाँ तक अपन अचीव कर लेंगे। जी सर, थैंक यू सर। मैं लाइन में वापस जाता हूँ। थैंक यू सर। यस सर, ओके, थैंक यू सर। Thank you. Ladies and gentlemen, you may press star and 1 to ask the question. The next question is from the line of Rohan Jain from IDFC Mutual Fund. Please go ahead. विनोद जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये मेरा भी कुछ सवाल है। तो पहला भी आपका जो करीब 320 करोड़ का बुक है, उसको आप FY22 में कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? आपका क्या ये मूवी, ये 2 महीने के लॉकडाउन करते हुए? 22 में हमारा भी जो लोन बुक का टारगेट है वो है 500 करोड़ की हम लोन बुक करेंगे इस बार। क्योंकि हमने तैयारी भी उसी तरह से कर रखी है। हमने टीम को भी नई टीम और बनाई है, सेल्स में भी हमने लोग लिए हैं। हमने इस लॉक टाइम पीरियड में यही काम किया, हमने पूरी टीम कंप्लीट कर ली है। अगर मान लो तीसरा अपने को अगर ये वेव नहीं मिलती है तो हमारे 500 करोड़ के टारगेट को अचीव कर लेंगे। पास भी है और आगे हमारे पास में लाइन भी खुली है। को इस बार को चैलेंज नहीं लगता है, हम उसको अचीव के टारगेट को अचीव करने के लिए आपको किस तरह का डिसबर्समेंट करना होगा? मैं Q4 के डिसबर्समेंट को देख रहा हूँ, आपने 37 करोड़ बताया है। मैं तो हमारा जो आप ये देखिए पिछले क्वार्टर में हमने क्वार्टर में 36 करोड़ के आसपास हमने डिसबर्समेंट किया है। और अभी हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वही है कि हम 50 करोड़ के आसपास हम उसमें डिसबर्समेंट करने की पोजीशन में अभी हम हैं। अगर ये मार्केट खुल जाता है और लॉकडाउन नहीं होता है तो 50 करोड़ एवरेज हम करते हैं तो 3 में हमको 150 करोड़ के आसपास हम डिसबर्समेंट कर लेंगे। 500 करोड़ के आसपास हम डिसबर्समेंट कर लेंगे। तो 3 क्वार्टर में जो बचते हुए 3 क्वार्टर में आप बोल रहे हैं 50 × 3 150 करोड़ कर सकते हैं। 150 करोड़ से मतलब ऊपर जाएंगे। और जो पहला जो है गया है क्या पूरा 50 से ऊपर प्लस।
ओपन करो। पहला क्वार्टर जो भी गया है जून तक का, वो उसमें क्या पूरा जीरो बिजनेस रहा है, उसमें कुछ बिजनेस हुआ है? अभी जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून जो अभी चल रहा है, तो अभी तो अपन इसमें करंट वाले क्वार्टर की तो डिस्कस ही नहीं कर रहे ना सर। नहीं अपन अभी जिसको फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस कर रहे हैं, पिछले वाले पे। करंट वाला तो जून बाकी है, ये होने के बाद ही अपने को मालूम चलेगा फिर। लेकिन आप बोल रहे हैं FY22 जो पूरा है उसमें आपको लग रहा है 150 करोड़ से ज़्यादा डिस्बर्स हो सकता है? हाँ, आराम से। लेकिन अगर 150 के आसपास डिस्बर्स करे तो अभी 320 करोड़ का आपका बुक है, उसमें 150 का डिस्बर्समेंट अगर आप ऐड भी करते हैं तो उसके बाद भी रीपेमेंट को लेते हुए, रीपेमेंट या जो भी बैलेंस टर्म्स उसको लेते हुए भी 500 करोड़, आपने 500 बोला ही 450 बोला, 500 बोला ना? 500 बोला है उसमें। मैंने ये कहा था 50 करोड़ से ज्यादा का अपन डिस्बर्समेंट कर सकते हैं। तो एक्चुअली आपने फिगर इसको पकड़ के आप 50 से कैलकुलेशन कर रहे हो तो कभी नहीं होगा। वो रीपेमेंट माइनस करोगे तभी तो आंसर होगा। तो अपना डिस्बर्समेंट 180 करोड़ के आसपास जाएगा, 30-40 करोड़ का जाएगा तो जाके 500 के आसपास टच होगा। अच्छा, और जो आपका FY20 के अंदर बुक था वो मेरे हिसाब से करीब 280 था जितना मुझे याद है, और अभी आपने 320 किया है एक साल बाद FY21 में। तो लॉकडाउन को देख 274 से अराउंड 320, तो वो लॉकडाउन को देखते हुए तो आपका बुक जो है काफ़ी अच्छा है। मेरा प्रश्न है 270 में आपने जो लास्ट ईयर था उसके बाद आपने करीब 90 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया इस साल FY21 में, उसको दोनों को जोड़ते हुए करीब 360 करोड़ आता है। उसके बाद जो आपका बुक बच रहा है 320 का, तो ये 40 करोड़ का जो गैप है, इतना जनरली इस 10-15-20% का रेट से रीपेमेंट या फिर बैलेंस ट्रांसफर इतना ही रहता है कि इस बार ज़्यादा था? नहीं, बैलेंस ट्रांसफर कहाँ रहता है? बैलेंस ट्रांसफर तो 2-3% रहता है। बैलेंस ट्रांसफर तो ज़्यादा थोड़ी रहता है। तो बाकी जो डिफरेंस है सब रीपेमेंट का ही है क्या? पेमेंट का ही, रीपेमेंट का। ठीक है। और इसका अगला सवाल ये है कि जब इंटरेस्ट रेट का जो हम लोग ग्लोबली और इंडिया में भी देख रहे हैं कि अब जो इतना गिर चुका है, तो एक तरह से बॉटम आउट हो चुका है। अभी आगे बात चल रही है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, जब भी बढ़ाए, आज बढ़ाए कल बढ़ाए, तो इंटरेस्ट रेट एक बार बढ़ना अगर चालू हो जाता है तो वहाँ पे आपको किस तरह से फर्क पड़ेगा आपके यील्ड पे और आपके निम्स पे? क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी काफ़ी हायर साइड पे है जो आप चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे क्या आप और ज़्यादा पास ऑन कर पाएंगे? नहीं, देखो आप पास ऑन नहीं कर पाएंगे। हमारा जो भी जितना बिजनेस है सब फिक्स रेट पे है, ठीक है ना। अगर आपका 1-1.5% बढ़ता भी है तो ये भी आपका जो नीम है उसमें 1-1.5% कम होना है। तो ये एवरेज जो है वो बिजनेस के साथ में सेटअप हो जाता है। क्यों? पिछला आप जो देख रहे हो 1 साल के पहले, वो हमारा 11.5% करीब था। ये 1% आया, वो पास ऑन नहीं किया ना, तो जब होता है तो ये एवरेज सेट हो जाता है, सेटअप हो जाता है, उसमें कुछ ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आता। अगर मैं लैंडिंग कॉस्ट कम करूं तो इम्पेक्ट आएगा, बाकी नहीं आएगा। नहीं, लैंडिंग कॉस्ट कम नहीं, अगर आपका कॉस्ट बढ़ जाता है कॉस्ट को कोई कॉस्ट जो बढ़ जाता है तो कॉस्ट तो बढ़ेगा, तो आप क्या समझो कोई ज़्यादा थोड़ी बढ़ेगा क्या? 1% का कॉस्ट अप डाउन हो सकता है, कोई 2-3% कोई बढ़ जाएगा कॉस्ट। और अभी ऐसा हालात नहीं है कि कोई कॉस्ट बढ़ने वाली पहली बातें हैं, लेकिन अभी ऐसा हालात नहीं जिसमें कॉस्ट बढ़ ही जाए। जब डिमांड ही मार्केट में आपकी पास में लिक्विडिटी इतनी पड़ी है, बैंक के पास लिक्विडिटी इतनी बड़ी, तो कहाँ से कॉस्टिंग बढ़ा देंगे? अभी नहीं लगता है कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है। और अभी आपका ऑन ग्राउंड जो लॉकडाउन 2 महीना रहा है, तो अभी आपको कुछ स्ट्रेस किस तरह का नज़र आ रहा है अभी? और एक चीज़ जो पिछले क्वार्टर में Q4 में और अभी अगर अभी का आप बता सकते हैं कि किस तरह का कलेक्शन एफिशिएंसीज आपने देखा है, कितना स्ट्रेस देखा है आपको? कभी ऐसा लगा कि अब आपको कुछ पोजीशन करना होगा आपके सिक्योरिटी का? सर मैं आपको ये कह रहा हूँ सर, अपन Q4 पे बात कर रहे हैं। अभी वाली पोजीशन तो लॉकडाउन खुला है, तो उसके बारे में अपन सब चीजें कैसे बता पाएंगे? कोई बात नहीं, तो अपने को 15 दिन पूरा लॉकडाउन भी नहीं खुला क्या, तो उसका इम्पेक्ट क्या रहेगा, कैसे चीजें होगी, वो आज अपन कैसे उसको डिस्कस कर पाएंगे? ये तो पूरा लॉकडाउन खुलने के बाद ही अपन उस पर डिस्कस कर पाएंगे।
विनोद जी, मैं आपसे नंबर्स कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इन जनरल आपसे नंबर आपने पूछे तो सर अभी दिन तो 15 हो, तो मैं आपको कैसे चीजें बता दूंगा सर इसका इम्पैक्ट ये रहेगा। आदमी का जब बिजनेस चलता है ना, पिछली बार भी हमने सोचा था कि लॉकडाउन में ये इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट नहीं आया ना हमको तो हमारा कलेक्शन भी अच्छा हुआ, चीजें भी अच्छा हुआ। रूरल में हमारा जो सेगमेंट है उसकी बिजनेस चालू करते ही बिजनेस चालू हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट आज की डेट में आपसे कोई ये चीजें नहीं कह सकते हैं ये होगा और ये नहीं होगा। ये तो इसका ये क्वार्टर निकलने के बाद ही अपने मालूम चलेगा, ये महीने 2 महीने निकलने के बाद ही मालूम चलेगा कलेक्शन का इम्पैक्ट है। EMI का जो कलेक्शन होता है वो हर महीने होता है। EMI कलेक्शन तो होते ही है ना। आपने चीजें क्वेश्चन ये पूछी कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, चीजें क्या रहेगा, तो दोनों वो चीजें मैं आपको नहीं बता सकता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये खुलने के बाद ही होगा। EMI कलेक्शन तो होते ही है, लेकिन अपन जो डिस्कस जो उस पर कर रहे हैं तो मैं भी कैसे उसको बताऊंगा। अभी जून खत्म होगा तभी मालूम चलेगा ना सर कितना हुआ। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक बार मेरा प्रश्न फिर से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ 3 महीने बीत गए जून के अंदर, उसमें आपका कलेक्शन हर महीने होता है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपका कलेक्शन आपने 2-3 चीजें एक साथ में आपने सोचा सर कितना रिपोजिशन होगा, कितना चीजें हो गया, वो तो अकाउंट एनपीए होने के बाद भी रिपोजिशन होगा। अभी 3 महीने में तो कलेक्शन चालू है। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि आपका जो एनपीए तब होता है जब 3 में 90 डेज होने के बाद में। अभी मान लो किसी का आदमी का अगर 1 महीना डिले भी हो जाता है, वो जब मान लो पे कर देगा तो अपना एनपीए अकाउंट नहीं हुआ, राइट। अच्छा, फिर तीसरा आप पूछ रहे हो मंथली कलेक्शन कितना हो रहा है, तो मंथली कलेक्शन तो वो 80-85 के पास % तो हमारा जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है। मैं वही पूछ रहा हूँ, मंथली कलेक्शन 80-85 आप किस अप्रैल और मई का बोल रहे हैं? हाँ, अप्रैल मई का, अप्रैल मई जून का जो तीनों आ रहा है, तीनों में भी 20-22 दिन निकल गए हैं। एनपीए का रिकॉग्निशन कब करेगा वो तो बात की बात है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि स्ट्रेस आपको किस तरह का दिख रहा है? लॉकडाउन है, उसके बाद सामने वाले का बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा? मुझे आप जो स्ट्रेस जो कहना चाह रहे हो वो मुझे स्ट्रेस नहीं लगता है, क्योंकि हमारा सिक्योर्ड लोन है रेजिडेंशियल, और जैसे बिजनेस चलता है पैसा आना चालू हो जाता है। मुझे स्ट्रेस ऐसा कोई ज्यादा नजर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस होगा। तो हमने पहले वाले में भी देखा है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कोई स्ट्रेस, कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाएगा। 450 से 500 करोड़ का आपका AUM ले जाने का प्लान है। उसके आगे का कुछ आपने प्लान बनाया है जो और लंबे दौर के लिए, अगला मे बी FY23 या फिर कुछ और? सर ऐसा है, अभी क्या है कि जो थोड़ा सा क्लियर होना का तो अपन नेक्स्ट जो फोन कॉल है उसमें अपन डिस्कस कर पाएंगे। सब मार्केट को उसको खुलने दो आप, जैसे समय चीजें और सब पॉजिटिव होता है ना, तब अपन कोई बात आगे के टारगेट और सब चीजों का फ्यूचर का प्लान तब कर पाएंगे। अभी तो अपन मार्च तक ही दिख रहा है तो अपन मार्च तक ही कर पाएंगे। अगले अपने 1-2 क्वार्टर और निकलने दो अपना, अगर हाफ ईयरली निकल जाता है तो उसके बाद में सब चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर के टारगेट डिसाइड करने में भी, क्योंकि टारगेट अपन कहने से कुछ नहीं होता सर, प्रैक्टिकली भी अपने को चीजें करनी होती है। इसलिए अपन नेक्स्ट 6 महीने निकल जाए उसके बाद में अपन इसका टारगेट अगले फाइनेंशियल ईयर का डिसाइड कर पाएंगे। अभी इस साल का अपन 500 के टारगेट पे अपन वर्किंग कर रहे हैं, उसी पे हमने फंड रेज की प्लानिंग वगैरह सब चीजें उसी पे कर रखी है। पिछले सारे सालों में और इस साल में आपको कुछ फर्क लग रहा है? अपना हम लोग 1-2 साल से टारगेट को मीट नहीं कर पा रहे, जो अलग अलग रीजन से। एक बीच में शायद क्राइसिस भी आ गया था NBFC का, तो 100% कुछ अलग लग रहा है? हाँ, नहीं अभी मेरे को जो लग रहा है ना सर, सिचुएशन पहले जैसे पिछली बार IL&FS वाला हो गया, DHF हो गया, फाइनेंस कंपनियों का हो गया, रियल सेक्टर खराब हो गया, फिर ये कोविड आ गया, फिर वापस एक कोविड आ गया, ठीक है ना। अगर ये सब चीजें होती है तो इसका इम्पैक्ट तो बिजनेस पे आती है, तो 100% वो टारगेट को हिट करता ही करता है। लेकिन अभी अगर मान लो अपनी आज की तारीख में पोजिशन अपन देखेंगे, जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रही है, कब लग रहा है कि अपन को तीसरी वेव नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो अपन इस टारगेट को अचीव भी कर पाएंगे। अपने को फंड की अवेलेबिलिटी भी है, मेरे पास में कैश लिक्विडिटी भी है, आगे लाइन भी मेरी क्लियर है, बिजनेस की लाइन भी क्लियर है। अगर मान लो कोई तीसरा वेव आ जाए, कोई चीजें आ जाए, तो वापस वही इम्पैक्ट आएगा। अपन टारगेट को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आ जाएगा उसमें। आपका जो Q4 अभी गया है FY21, वो क्वार्टर को हम मान सकते हैं वो एकदम नॉर्मलाइज बिजनेस क्वार्टर था कि उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी? जैसे Q1 में वो नॉर्मलाइज था, उसमें तो फुल फ्लैश था, उसमें डिस्बर्समेंट भी अच्छा था, बिजनेस भी अच्छा था, कलेक्शन भी अच्छा था, वो क्वार्टर काफी अच्छा रहा। तो
तो उस वहाँ से मेरा ये प्रश्न है कि Q4 में अगर हम 34 करोड़ का डिसबर्समेंट किए तो ऐसा क्या अलग होगा कि हम आगे जाके एक क्वार्टर में 50-60 करोड़ का डिसबर्समेंट कर पाएंगे? देखो आपको क्या है, पूरे साल में काम ही करने का, वहाँ से चालू हुआ बिजनेस। ये मान लो भी ये पूरा जून और ये वाला क्वार्टर होता तो हो सकता है अपन यहाँ पे अच्छा बिजनेस कर पाते हैं। ठीक है, मेरा अभी के लिए यही सवाल है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। अपन क्या है, नेक्स्ट क्वार्टर से थोड़ी स्थिति क्लियर हो जाएगी ना, तो अपन जो क्वेश्चन आपके हैं आगे नेक्स्ट ईयर के टारगेट्स वगैरह वो सब अपन बना लेंगे, तो प्रैक्टिकली अपन को थोड़ा सा दिखने भी लग जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Thank you very much. Participants, you may press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of Agastya Dave from CEO Capital. Please go ahead. थैंक यू फॉर द फॉलोअप सर। विनोद जी सर, दो क्वेश्चन थे। एक आपने हल्का सा टच किया बैलेंस ट्रांसफर्स पे। सो जनरली सर कितना बैलेंस ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है? और दूसरा सर, जो टेन्योर है लोन का सर, वो होता कितने का है और पेमेंट कितने में हो जाता है? अर्ली पेमेंट्स कितने होते हैं? तो हमारा बैलेंस ट्रांसफर जितना होता है वो होता है तकरीबन 3% के आसपास, ठीक है। अच्छा। और हमारा 7 से 10 साल के लिए लोन होता है, और हमारा 5-7% करीब जो है वो फोर क्लोजर करीब होता है। कितना सर? 5%? फोर क्लोजर और जो बीटी है ना, वो मिला के हमारा 3-4% करीब होता है। अच्छा, तो बीटी भी आ गया और फोर क्लोजर भी हो गया। फोर क्लोजर का मतलब जो है वो अर्ली पेमेंट। गॉट इट सर, गॉट इट। पेमेंट वाला सर, गॉट इट। एंड सर, इसमें कुछ वेरिएशंस रहते हैं किसी भी रीजन से, जिससे अगर मानसून बहुत अच्छा हो या मानसून बहुत खराब हो, या ये स्टेडी नंबर है सर, ये पकड़ के चल सकते हैं आगे के? सर इसमें मानसून और वो दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं, क्यों अपन एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अपने इसमें बिजनेस में नहीं आता है। इसलिए ये जो अपना नंबर है उसी को अपन कंटिन्यू आगे ले सकते हैं। अच्छा, मेरा रीजन ये था पूछने का सर कि अगर मान लीजिए कि सडनली वन ऑफ इनकम बहुत अच्छा है, कि किसी ने प्याज उगाया और प्याज के दाम 100 रुपया है, तो उसके बाद एडिशनल कैश है तो वो प्रीपे करेगा। सो मैं इसीलिए पूछा था सर कि कुछ कोरिलेशन है क्या एग्रीकल्चर इनकम से? नहीं, पिछले सालों में हमने देखा, हमको कोई इसका इम्पैक्ट हमको नजर नहीं आया। अच्छा, ग्रेट। इसमें हाँ। एंड सर, जब भी लिक्विडिटी बढ़ती है तो वो क्या हाउसिंग लोन चुकाने में नहीं रहता, वो नया बिजनेस करने में पैसा लगा लेता है, अपने बिजनेस बढ़ाने में वो यूज करता है, रीपेमेंट नहीं करता है। जी सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सर, अपना एजीएम कब तक होगा सर रफली, और एनुअल रिपोर्ट कब तक आएगी? एजीएम अपन कर लेंगे सर सितंबर में, रूटीन सितंबर में लेंगे, और अगर सर एक आपसे जल्दी कर लेंगे, आप जैसा बताएं वैसा कर लेंगे। सर एक रिक्वेस्ट है सर, एक तो जब हमारे रिजल्ट्स आते हैं तो कॉल अगर थोड़ा सा उसके पास रखा जा सके तो इट विल बी बेटर सर। मैं इनफैक्ट सोच रहा था कि क्या मुझे सुनैना जी से कॉल करना पड़ेगा कि इस बार कॉल होगा कि नहीं होगा, तो अगर हम क्वार्टरली कॉल लिए थोड़ा सा रिजल्ट्स के पास रख सके तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल सर। और अभी जो डिले होने का रीजन ही वही है सर, उस समय जब अपना रिजल्ट आया था तो रिजल्ट तो क्या था, उसके थे, फिर लॉकडाउन में बिजनेस बंद था, ऑफिसेज बंद थे, चीजें बंद था, इसकी वजह से अपना कॉल लेट हुआ। आई अंडरस्टैंड सर, इसलिए दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट। एंड सर दूसरा रिक्वेस्ट ये भी है सर कि अगर एजीएम हम लोग रखें तो सितंबर एंड में ना रखें, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के पाइल अप हो जाते हैं तो फिर अटेंड करने में बहुत मुश्किल होती है। तो अगर इस बार जल्दी कर लेंगे सर, कोशिश करेंगे, सितंबर एंड में नहीं करेंगे, जल्दी कर लेंगे। हाँ, अगस्त एंड में या सितंबर फर्स्ट वीक में कर दीजिए तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल सर। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट सर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सर एंड योर टीम। थैंक यू। Thank you very much. Ladies and gentlemen, you may press star and 1 to ask the question. Participants, you may press star and 1 to ask the question. The next question is from the line of Rohan Jain from IDFC Mutual Fund. Please go ahead. विनोद जी 2-3-4 सवाल और पूछ लेता हूँ ज़रा। अरे रोहन जी पूछो ना, 4 क्या 40 सवाल पूछो ना। हाँ, मेरा एक ये प्रश्न कि आपका जो ब्रांच का एक्सपेंशन का क्या प्लान है इस साल का?
तो ब्रांच का एक्सपेंशन का प्लान तो अपना अभी नहीं है, क्योंकि अपने को जो ब्रांच है ना, उस ब्रांचों पे अगर अपन बिजनेस करते हैं तो अपने टारगेट को अपन आराम से अचीव कर पाएंगे। क्योंकि 35-37 ब्रांचें हैं, अगर अपन मान लो 50 लाख भी, 50 लाख से भी एवरेज अगर अपन पकड़ते हैं तो 20 करोड़ के आसपास अपन बिजनेस में मंथली कर सकते हैं। और कुछ ब्रांचें, बड़ी ब्रांचें हैं, वहाँ अपन उसको ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे। तो अभी एक्सपेंशन का कोई इतना नहीं है, हो सकता है 4-5 ब्रांच अपन, अगर ये कोविड नहीं रहा तो 2-4-5 ब्रांच अपन बढ़ा पाएंगे। तो ये अगर आप ब्रांच नहीं बढ़ाते तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपका थोड़ा कॉस्ट और साइड में बेनिफिट आएगा, जैसे जैसे आपका लोन बुक बढ़ता है वहाँ से थोड़ा बेनिफिट आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ब्रांचों में बेनिफिट्स क्या होता है सर, ब्रांचों में बढ़ाने से बेनिफिट है तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई ब्रांच एक बार सेटअप हो जाती है उसके बाद में कोई रेगुलर खर्चे बढ़ते नहीं है। वो तो बढ़ते हैं तो ज़्यादा एम्प्लॉय बढ़ते हैं और बिजनेस बढ़ता है। तो अगर एम्प्लॉय बढ़ेंगे तो उसके साथ बिजनेस भी बढ़ेगा। कोई इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आ जाएगा, कोई अपन का उसको कोई 5-10% फर्क आ जाएगा, 1-2% अप डाउन हो सकता है। एक ब्रांच लगाने का जनरली कितना 50 लाख रुपए उतना ही खर्चा रहता है इंक्लूडिंग एम्प्लॉय? मतलब कैसा रहता है सेटअप आपका? ब्रांच सेक्टर में ब्रांच सेटअप में 1.5 लाख रुपए करीब आता है, 1 से 1.5 लाख रुपए करीब आता है। और 2-4 कितना एम्प्लॉय बैठाना होता है? 8 एम्प्लॉय करते हैं, एक ब्रांच मैनेजर होता है, 2-3 ब्रांच एम्प्लॉय वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक ऑपरेशन क्रेडिट वाला होता है उसमें। ब्रांच इज नॉट एन एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, वो आप कितना भी कर सकते हैं, अभी आपको जरूरत नहीं आती बोलना। नहीं, ब्रांचों की जरूरत नहीं है, अपन जो रखेंगे ना वहाँ पे ब्रांच पे, अभी ब्रांचों पर एक्सपेंशन करने की जरूरत है नहीं अपने पास में। कर भी ले तो आप बोल रहे हैं ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है वो इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंसिव भी ज्यादा नहीं है, अपना ब्रांच पे देखो, हम ब्रांचें महंगी ब्रांचें नहीं बनाते और महंगा खर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि बिजनेस पे और क्वालिटी वाले एम्प्लॉय पे फोकस ज्यादा करते हैं तो चीजें हो जाती है। मैं प्रैक्टिकल चीजें देखी है। महाराष्ट्र का 9.6 से आपका 8.4% एनपीए रहा है, तो ये जो एनपीए अभी तो कोविड के कारण हो सकता है इतना हाई, बट ये आगे जाके इतना हाई जो एनपीए है महाराष्ट्र में हमारा पोर्टफोलियो भी कम है, अभी हमारा जो फोकस भी है वो भी महाराष्ट्र में अभी कम है हाल फिलहाल, क्योंकि हमारी ब्रांचें भी कोई ज़्यादा नहीं है, एक आधी ब्रांच से बिजनेस कर रहे हैं। ये हमारा गुजरात है, एमपी है, राजस्थान यहाँ ज़्यादा है। इसमें इसका एक रीज़न ऐसा भी मान सकते हैं कि यहाँ पे आपकी ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है बीच में एरिया में महाराष्ट्र में, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है? ये भी नहीं कर सकते एक्चुअली में, कोरोना और ये जो लॉकडाउन और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ट्रेनें बंद रही, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर इंडिया में कहीं रहा है तो वो महाराष्ट्र में रहा है, और महाराष्ट्र में भी बॉम्बे में सबसे ज़्यादा रहा है, जहाँ काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें चालू ही नहीं हो पाई। दूसरी जगह तो नॉर्मल स्थिति भी हुई, लेकिन महाराष्ट्र की अभी तक नहीं हुई, पिछले साल से लेकर अभी तक नॉर्मल स्थिति नहीं हो पाई। अगर इतना लंबा समय इम्पैक्ट होगा तो नेचुरल है, कैश फ्लो वगैरह सब चीज़ों का बिगड़ता ही है। आपका जो लैब का पोर्शन रहता है, तो लैब आप जनरली आप मेरे को कुछ सेंस दे सकते हैं किस तरह के लोगों को देते हैं आप? उनका क्या इनकम स्ट्रीम किस तरह का रहता है, तो वो कुछ बता सकते हैं उसमें? Ladies and gentlemen, please stay connected. Line for the management is dropped. Participants, please stay connected while we rejoin the management back to the call. Ladies and gentlemen, thank you for your patience. We have the line for the management reconnected. Ron, if I may request you to repeat your question once again for the management. Yeah. Am I audible right now? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरा
ये प्रश्न था कि आपका जो लैब के कस्टमर्स रहते हैं, इन जनरल आप वो कुछ सेंस दे सकते हैं कि वो किस तरह के कस्टमर्स रहते हैं, उनका इनकम स्ट्रीम, इनकम प्रोफाइल कितना रहता है और कैसा रहता है? सर एक्चुअल में क्या है, ये सब मिक्स प्रोफाइल है। जो बिजनेस में जितनी चीज़ें होती है वो सब मिक्स बिजनेस वाले हैं, सेल्फ वाले। सेल्फ बिजनेस में आप मान लो जैसे किराना हुआ, दूध हुआ, डेयरी हुआ, नहीं हुआ, जो गांव में रूरल में जिस तरह के बिजनेस हैं वो सब मिक्स बिजनेस है। इसमें से ऐसा कोई पोर्टफोलियो अपन नहीं निकाल सकते हैं कि अलग अलग कौन सा है। और ये सब दुकानदार वगैरह ऐसे ही बिजनेस वाले हैं सब चीज़ें। ये एक आपका सिक्योरिटी जो आपका रहता है, LTV मेरे हिसाब से आपका काफ़ी कम रहता है, जो बहुत अच्छा है, 40-50% के आसपास। जी जी दोनों लैब में भी और आपका हाउसिंग में शायद दोनों में ऐसा रहता होगा। जी जी। तो एक तो तरीका ये हो गया सिक्योरिटी, अपने आप को सिक्योरिटाइज करने का। दूसरा तरीका आप शायद असेस करते कि नहीं, मुझे पता नहीं, कि उसकी हाउस होल्ड इनकम जिसको आप लोन दे रहे हैं वो कितना है। एक हाउस होल्ड इनकम ऑफ नॉर्मल हाउसिंग कस्टमर्स और दूसरा लैब वाले कस्टमर्स का जो बिजनेस इनकम कितना है, या फिर टोटल घर में कमाई कितनी हो रही है। तो ऐसा कुछ असेसमेंट आप लोग करते हैं? 100% पूरी क्रेडिट की टीम है हमारे पास में। जब तक क्रेडिट असेसमेंट नहीं करते हैं तब तक उसको लोन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू से लोन नहीं होता है। लोन तो हमेशा आपकी इनकम और उससे होता है। तो हमारी जो प्रैक्टिकल टीम है क्रेडिट वाली जाती है, विजिट करती है, उसको बिजनेस को देखती है, जो हमारे कुछ पैरामीटर्स बने हुए हैं उस पर डिस्कस करती है, चीज़ें निकालती है कि इसकी इतनी इनकम है, उस इनकम के बेस से आपकी EMI निकलेगी और चीज़ें होगी, तभी हम लोन कर पाएंगे उसको। तो उसमें आप कितना मार्जिन रखते हैं? अगर आप कोई एग्जांपल दे सके किस तरह से आप गाँव में अगर गाँव की अगर इनकम है तो हम जितना मान लो 100 रुपया वो कमाता है तो हम 60% करीब उसकी इनकम मानते हैं, 40% एक्सपेंडिचर मानते हैं, और सिटी की है तो 50-50 करते हैं। लेकिन इनकम जो है वो एक इंसान का लेते हैं जो हेड ऑफ द फैमिली है, कि सभी और दो लोग का भी ले लेते हैं, 2-3 घर में लोग? जितने लोग कमाने वाले हैं वो होते हैं। अगर कमाने वाला कोई दूसरा घर में है तो उसको भी हम को एप्लीकेंट बनाते हैं। घर में अगर मान लो पति पत्नी दोनों हैं तो दोनों एप्लीकेंट को एप्लीकेंट बनेंगे। अगर कोई बेटा कमा रहा है तो वो भी को एप्लीकेंट बनेगा। जिसकी इनकम अगर अपन शामिल करते हैं उनको सबको अपन एप्लीकेंट बनाते हैं। ओके। आपका कोई अभी आपका जो ग्रोथ इतना आने वाला है अगले 1 साल में, और आपका आगे का भी, आई थिंक आपने शायद पहले एक प्रेजेंटेशन में लिखा था, मुझे फिगर याद नहीं, 1000-1500 करोड़, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ। तो इतना जब आप ग्रो करेंगे आगे जाकर, तो आपका इक्विटी रेस का कोई प्लान है इन द कमिंग इमीडिएट ईयर? बिल्कुल 100% है ना सर। बिना इक्विटी के तो चलेंगे कैसे? फाइनेंस कंपनी में तो पैसा तो चाहिए सर। इस साल में अभी आपको इक्विटी का जरूरत नहीं लग रहा है इस FY22 में? हाँ, तो 22 में अपन इक्विटी का नहीं, लेकिन सर इक्विटी क्या है वो इमीडिएट उस समय तो नहीं ले जाती। जैसे ही आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है, चीज़ें अच्छा हो रहा है, तो ग्रो करने के साथ साथ इक्विटी भी अपने को एडवांस में लेनी है। ऐसा तो नहीं है कि अपन नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करेंगे फिर इक्विटी लेंगे। इक्विटी को भी टाइम से पहले ही लेना पड़ेगा अपने को आगे ग्रो करना है। लेकिन आपका अभी जो बोरोइंग्स है, आपका लेवरेज का रेशियो है अभी, वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी आपको कम से कम अगले 1 से 2 साल के लिए इक्विटी रेज नहीं करते हुए बोरिंग? नहीं, मेरे को एक्चुअली क्या होता है, बहुत अगर जैसे अपन मार्केट 500 करोड़ में जाते हैं तो हो सकता है अपने को इक्विटी की जरूरत नहीं, लेकिन उसके आगे जैसे ग्रो करते हैं ना, क्या होता है कि जब आपका बिजनेस सेट हो जाता है कि भाई आप 15-20-25 करोड़ का बिजनेस आप मंथली आप कर रहे हो, ठीक है, तो आगे ग्रोथ की स्पीड भी तेज रहती है। और बिजनेस में क्या होता है, जब आपकी हर्डल्स और सब चीज़ें लाइन होती है तो जो अपन सोचते हैं कि 3 साल या 4 साल में बिजनेस कर पाएंगे, वो हो सकता है अपन 1-2 साल पहले ही उस चीज़ को जल्दी कर पाए। ऐसा भी होता है सर। जो अपन 5 साल की प्लानिंग बना, हो सकता है अपन 3 साल में उसको अचीव कर लें। आप जो बिजनेस करते हैं तो उसमें ROA और ROE पर कुछ उसका फोकस रखते हुए आपका कुछ रहता है कि एब्सोल्यूट प्रॉफिट? आप किस तरह से आपका फोकस रहता है पूरे साल का, कि ROE को किधर ले जाना है, उस दिशा में आप सोचते हैं क्या? नहीं, वो तो भाई साहब, वो तो ROE को ऐसा है कि जो बिजनेस है अपन, अगर मान लो रेट अगर अपनी अच्छी है तो ये दोनों चीज़ें वैसे मेंटेन होती है। अगर हम बात ही अगर 20%, 18-20% की एवरेज से चीज़ अगर बिजनेस करते हैं तो ऑलरेडी वैसे ही चीज़ें होती है, उसको कहीं इधर उधर ले जाने की जरूरत पड़ती नहीं है ना।
ठीक है। और आपका एक, अगर आपका कुछ व्यू मिल सके सक्सेशन प्लानिंग पर, आपका अगर आपने कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है। एक अभी आपकी जो करंट टीम है उसमें आप है और आपके आई थिंक मोदी जी सीएफओ है, आपके बेटे भी शायद इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अगर आपने प्लान बनाया हो तो शेयर कर सके क्या एग्जैक्टली। एक्चुअल में हमने जो भी प्लान बनाया है वो नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए सोचा है। हम अब कैसे बिजनेस करेंगे। अभी मैं इस चीज़ के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट क्वार्टर हो जाता है, उसके बाद में जो चीज़ें मुझे बोलनी थी आपने अभी पूछ ली है और बता भी देता हूँ। अभी हमने सर हमारा जो पूरा सिस्टम और प्रोसेस और सब चीज़ें देख रहे हैं, उसके लिए हमने एक 12 साल 15 साल जिन्होंने एडलवाइज में काम किया है, और उसके बाद में भी वो पूना वाली फाइनेंस कंपनी में थे, उन्होंने भी हमारी कंपनी को ज्वाइन किया। पूरा रिस्क मैनेजमेंट और क्रेडिट और बिजनेस वो देखते हैं, पूरा फंक्शन को चलाना और सबका एमएस रिपोर्टिंग और बिजनेस को डे टू डे वर्किंग में देखना। उसके लिए हमारे पास में एक अरुण जी मिश्रा साहब है, उन्होंने ज्वाइन किया है हमको अप्रैल से, और वो पूरा फंक्शन को देख रहे हैं। उनका कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस है इस हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में। 22 साल वो पीएनबी हाउसिंग में रहे हैं, जो फर्स्ट उनकी ब्रांच जो थी हाउसिंग की, वहाँ से लेके अभी 22 साल तक उन्होंने वहाँ काम किया। उसके बाद में श्री राम हाउसिंग फाइनेंस में उन्होंने 5 साल काम किया, और अभी हमारी कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया है। अप्रैल से वो फंक्शन को देख रहे हैं, इसलिए हम तैयारी करके अभी बैठा है, हमको कैसे आगे बिजनेस को ग्रो करना है। वो चार में है तो भी हमारे पास में 10-12 साल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में जो था वो है हमारे पास में। जो एचआर पूरा वो देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट वगैरह वो देख रहे हैं, पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट है, अकाउंट्स मैनेजमेंट है, पूरा सॉफ्टवेयर जो है उससे पूरा ऑटोमेट है, हमारा सब ऑनलाइन प्रोसेस है, सब चीज़ें हैं। हमारा सीआरएम भी बना हुआ है, हमारा कॉल सेंटर्स हैं, हमारे कलेक्शन के लिए जो है उसके लिए काउंसलर हमारे पास में है, लीगल टीम हमारे पास में है, सब चीज़ हमने कर रखी है। ये जो अरुण जी दूसरा ज्वाइन किए हैं तो इनका रोल, इनका डेजिग्नेशन क्या रहेगा, बोर्ड पे रहेंगे या इनका कुछ डे टू डे मैनेजमेंट में भी काम रहेगा? डे टू डे मैनेजमेंट में ही है हमारे पास में, एक तो एडवाइजरी में है और दूसरा हमारे पास में, दोनों ऑन फुल टाइम में हमारे साथ में सभी टीम। ओके। और मेरा एक सजेशन था आपसे, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, बोलिए। इंडस्ट्री में रहते हुए जब हम कंपनीज को देखते हैं और जब कंपनी साइज जो साइज आपकी उस तरह की रहती है, तो वहाँ पे आप जो सैलरी ड्रॉ करते हो एज मैनेजमेंट जी, एज अ परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिट्स, वो अगर हमें हाई लगे इन कंपेयर टू एनी अदर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री, वो एज शेयरहोल्डर्स इज समटाइम्स टेकन नेगेटिवली। ये मेरा एक आपको सजेशन है कि जितना प्रमोटर हायर द स्किन इन द गेम, हायर दे अर्न थ्रू शेयर होल्डिंग, share their skin in the game, or not through fixed payouts, the higher the value that you get. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है ओवर द लॉन्ग टर्म। अभी जो आपका, हाँ बोलिए आप बोलिए। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आगे अपन आपके सजेशन को। मेरा हाँ यही इतना ही सवाल था विनोद जी, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी समय दिया अपना। नहीं बिल्कुल राहुल जी, बहुत अच्छा लगा, आपने सब क्वेश्चन डिटेल में पूछे। जी थैंक यू। Thank you very much. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I will now hand the conference over to Ms. Sunaina Nagar for closing comments. Thank you all for attending the call and patient listening of answers from our side. We at SRG hope and pray that everyone and their families are safe and keeping good health. I would like to thank you all, our shareholders and stakeholders, for their continued trust and support. Thank you very much for your time. For any further information, we request you to get in touch with our investor relations team. We are happy to assist you. The transcript of this call will be uploaded on our website, that is www.srghousing.com. Thank you. Thank you very much. On behalf of SRG Housing Finance Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines. Thank you.